आदाब। मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। पहले हेडलाइंस को पेश करने में ताउन किया है। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर आज़म मोदी ने गुवाहाटी में बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट की नई टर्मिनल इमारत का किया इफ्तिताह। अवामी रैली से भी किया खिताब। हुकूमत ने मनरेगा पर चलाया बुलडोजर, गरीबों के रोजगार पर हमला। सोनिया गांधी ने मरकजी हुकूमत पर लगाया इल्जाम। भोपाल मेट्रो की रस्मी शुरुआत। वज़ीर आला मोहन यादव और मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर ने किया इफ्तिताह। तृणमूल कांग्रेस मुमकिना शिकस्त देखते हुए ममता बनर्जी फ़िरक़ावाराना सियासत पर उतर आई हैं। बीजेपी के कौमी तर्जुमान गौरव भाटिया ने लगाया इल्जाम। आइंदा साल होने वाले T20 कप आलमी कप के लिए हिंदुस्तानी टीम का किया गया ऐलान। सूर्य कुमार यादव को मुकर्रर किया गया टीम कप्तान। और खबर तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आसाम के गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदलोई बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने एक रैली से खिताब किया। इस तकरीब में आसाम के वज़ीर आला और दीगर कायदीन ने शिरकत की। साथियों, असम की धरती से मेरा लगाव, यहां के लोगों का प्यार और स्नेह और खासकर असम और पूर्वोत्तर की मेरी माताओं बहनों का अपनापन, ये मुझे निरंतर प्रेरित करते हैं। पूर्वोत्तर के विकास के हमारे संकल्प को ताकत देते हैं। मैं देख रहा हूं आज एक बार फिर असम के विकास में नया अध्याय जुड़ रहा है और ऐसे में भारत रत्न भूपेन दा की पंक्तियां बहुत सटीक हो जाती है। लुइदोर पार जिलिकाई टूली बोलोई आमी प्रतिज्ञाबद्ध आमी संकल्पबद्ध, यानी लुइत नदी का तट उज्जवल होगा। मरकजी वजीर और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने लखनऊ में पार्टी लीडरों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। ज़राए के मुताबिक इस मीटिंग में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और रियासती बीजेपी के सरबराह पंकज चौधरी और पार्टी के दीगर कायदीन ने मीटिंग में शिरकत की। भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का बाकायदा इफ्तिताह हो चुका है। हफ्ते को मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव और मरकजी वजीर शहरी तरक्की मनोहर लाल खट्टर ने भोपाल मेट्रो की शुरुआत की। शहर में पहली मरतबा 6.22 किलोमीटर तवील मेट्रो सर्विस का आगाज़ किया गया। भोपाल मेट्रो की कमर्शियल सर्विस इतवार 21 दिसंबर और ऑरेंज लाइन पर शुरू होगी। नई लाइन सुभाष नगर से एम्स तक 8 एलिवेटेड स्टेशनों पर मुश्तमिल है। इफ्तिताही तकरीब कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर मंटो हॉल में मुनक्किद हुई, जहां मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हिंदुस्तान जल्द ही मेट्रो रेल नेटवर्क की लंबाई के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ेगा। जबकि वज़ीर आला मोहन यादव ने मेट्रो को शहर की तरक्की में एक अहम संग मील करार दिया। महीना खत्म होते होते
सौगातों का सिलसिला लगातार चल रहा है। सरकार के 2 वर्ष के पूरे होने में हमारे इसी वर्ष 2 मेट्रो ट्रेन की सौगातें मिली है। मैं माननीय मंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर साहब के साथ आज इस यात्रा में हूं। प्रदेश की जनता को बधाई, भोपाल की जनता को बधाई और 5,800 करोड़ के 262 कामों का भी आज भूमि पूजन लोकार्पण हुआ है। इस अवसर पर एक खास बात, सीमस सहित ऐसे कई हमारे पुराने उलझे हुए मसलों को भी माननीय खट्टर साहब ने समाधान के लिए प्रेरित किया है। मैं उनका आभार मानता हूं। और सच में जो ऐसे यात्री जिनको खासकर सरलता से आवागमन के लिए आवश्यकता पड़ती है। मित्रों, सबसे पहले तो भोपाल में आज ये मेट्रो का पहला चरण, इसके शुभारंभ पर मैं भोपाल की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, इनका पूरा मंत्रिमंडल, हमारे मेट्रो विभाग के जितने भी यहाँ अधिकारी, कर्मचारी, उनके इंजीनियर्स और जो भी वहाँ इस यात्रा में आज इस मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं हमारे साथ, चाहे मीडिया के बंधु बाकी सब हैं, मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि हमारे मेट्रो के इस बढ़ते हुए काफिले में आज 26वां शहर भोपाल ये जुड़ गया है। कुल 3 और शहर ऐसे बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं। 29 शहरों में ये जो मेट्रो की कुल लंबाई है, ये आज इस मेट्रो की लंबाई को मिलाकर 1090 किलोमीटर हो गई है। और मुझे इस बात को बताते हुए खुशी हो रही है कि दुनिया में भी हम कम्पीट कर रहे हैं। हमारा आज के दिन अमेरिका के साथ कंपटीशन है। अमेरिका की कुल मेट्रो लाइन। भारतीय जनता पार्टी ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी पर संगीन इल्जाम आयद किया। बीजेपी के कौमी तर्जुमान गौरव भाटिया ने कहा कि ममता बनर्जी हिंदू और मुस्लिम बिरादरियों के दरमियान फसादात भड़काना चाहती हैं। बीजेपी का दावा है कि आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात में तृणमूल कांग्रेस की मुमकिन शिकस्त को देखते हुए ममता बनर्जी फिरकावाराना सियासत पर उतर आई हैं। पश्चिम बंगाल में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी जान चुकी हैं कि वो आगामी चुनाव हारने जा रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि सांप्रदायिक राजनीति करके अपने नेताओं को इशारा करके सांप्रदायिक बयान दिलवाओ। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि टीएमसी के विधायक मदन मित्रा, इनका वक्तव्य आता है जिससे करोड़ों करोड़ों हिंदू आहत हुए। हर कोई चिंतित है कि ऐसा क्यों है कि ममता बनर्जी और उनके नेता जो हिंदू मान्यता हैं, जो हिंदुओं के आस्था के प्रतीक हैं, उनका आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते। मदन मित्रा ने ममता बनर्जी के इशारे पर कहा, प्रभु राम हिंदू नहीं है, मुसलमान है। गौरव भाटिया ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी पर भी शदीद इल्जाम आयद किए। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने जर्मनी में एक खातून से मुलाकात की जो सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी की बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की रुकन है और यह इदारा जॉर्ज सोरोस की माली मदद से चलता है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हैं और हिंदुस्तान मुखालिफ अनासर से रवाबित रखते हैं। जॉर्ज सोरोस भारत विरोधी बयान देते हैं। हमने देखा किस तरह से भारत में फंडिंग करके आंदोलन हो, कानून व्यवस्था टूटे, भारत की अखंडता पे प्रहार हो, ये जॉर्ज सोरोस करते हैं। लेकिन वो भारतीय नागरिक नहीं है। जॉर्ज सोरोस नेता प्रतिपक्ष नहीं है भारत के। जॉर्ज सोरोस ने संविधान की शपथ नहीं ली है, लेकिन राहुल गांधी ने तो संविधान की रक्षा करने की शपथ ली है। तो ये पूछा जाएगा, ये जो भारत के अंदर के सपोले हैं, इन सपोलों के लिए इलाज होना चाहिए।
ये बात आज भारत की जनता कह रही है। जिम्मेदारी दी है भारत के साथ खड़े होने की, और ये इलू इलू कर रहे हैं भारत विरोधी शक्तियों के साथ। और इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कवर फायर देता है अपरिपक्व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को। वो हमेशा कहता है राहुल गांधी बचकानी हरकतें कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं अपरिपक्व है, सीख जाएंगे। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने मनरेगा में तरमीम पर सख्त रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने इस फलाही कानून पर बुलडोजर चला दिया। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने मनरेगा महज एक सरकारी स्कीम नहीं बल्कि देही हिंदुस्तान के गरीब, महरूम और बेज़मीन तबकात के लिए रोजगार के कानूनी हक की जमानत था, जिसे कमजोर कर दिया गया। सोनिया गांधी ने कहा कि तकरीबन 20 बरस कबल डॉक्टर मनमोहन सिंह की क़यादत में पार्लियामेंट ने मनरेगा कानून को इत्तेफाक राय से मंजूर किया था। उनके मुताबिक ये इनकलाबी कदम था जिससे करोड़ों देही खानदानों को फ़ायदा पहुंचा। नकल मकानी में कमी आई, ग्राम पंचायतों को ताकत मिली और महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के तस्वुर को अमली शक्ल देने की समत मजबूत पेशरफ्त हुई। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 11 बरसों में मौजूदा हुकूमत ने मनरेगा को कमज़ोर करने की मुसलसल कोशिशें की। मुझे आज भी याद है 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। ये ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला, खास तौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अति गरीब वर्ग के लोगों की रोजी रोटी का जरिया बना। रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी। रोजगार का कानूनी हक दिया गया, साथ ही ग्राम पंचायतों को ताकत भी मिली। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को नजरअंदाज कर मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश की, जबकि कोविड के वक्त ये गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आसाम दौरे पर AICC आसाम के जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह अलवर ने कहा कि आसाम की अवाम को वज़ीर-ए-आज़म मोदी से बहुत सी उम्मीदें थीं। आसाम में बीजेपी की हुकूमत गुज़श्ता 10 सालों से इक़्तिदार में है, लेकिन जो वादे किए गए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि 6 बिरादरियों को ST का दर्जा देने का वादा किया गया था, मगर इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और प्रधानमंत्री जी से बहुत उम्मीदें थी आसाम की जनता की। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है, उनकी सरकार चल रही है। उनने बड़े बड़े वादे करे। वादा नंबर 1, 6 कम्युनिटीज जो हैं जिनको ST स्टेटस दिया जाए, उनने अपने घोषणा पत्र में भी लिखा। उनने बड़े बड़े मीटिंगों के अंदर माननीय मोदी जी ने और अमित शाह जी ने उसकी बात रखी, और अभी तक उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। एक पूरे आसाम के अंदर एक बहुत बड़ा एजिटेशन चल रहा है। दूसरी जो एक बहुत बड़ी बात है, जो आसाम को चाय बागान है, आसाम की एक तरह से पहचान है देश और दुनिया के अंदर, उनको जो चाय के वर्कर्स हैं, चाय बागान के जो काम करने वाले लोग हैं, उनको उन्होंने वादा किया था कि 450 और 500 रुपए उनका डेली वेजेस रहेगा।
आज ऐसी हालत है कि लोगों को 250 रुपए मिल रहे हैं बराक वैली के अंदर, 300 रुपए मिल रहे हैं ब्रह्मपुत्र वैली के अंदर। चाय बागान की इंडस्ट्री बंद हो रही है। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो चाय के इंडस्ट्री को खरीद रहे हैं, और जो एक तरह से लोकल जो इंडस्ट्री का जो लोकल लोग वहां से इंडस्ट्री को चलाते थे, एंसेलरी इंडस्ट्रीज थी, वो सारी बंद हो चुकी हैं। ऐसा दिन भी आने वाला है जहां चाय बिल्कुल आसाम में मिलने वाली। वीबी रामजी बिल की पार्लियामेंट में मंजूरी के बाद कांग्रेस की जानिब से सख्त रद्दमल जाहिर किया जा रहा है। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेट ने बिल पर एतराज किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का नाम हटाने से हम मुत्तफिक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा जैसी स्कीम जिसने अवाम को रोजगार की जमानत दी थी, उसे मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ। हमारी असहमति है सबसे पहले महात्मा गांधी का नाम हटाने पर, और जिस तरह से इतनी बड़ी योजना जो काम की गारंटी देती थी, उस पूरी योजना को ही खत्म कर दिया गया, उस पूरी योजना को ही बर्बाद कर दिया गया। इस नए कानून में काम की कोई गारंटी नहीं है, और नहीं, इसमें भगवान राम का नाम नहीं है। भगवान राम हमारे आराध्य हैं, हमारे ईश्वर हैं, हमारी आस्था, हमारी मर्यादा का प्रतीक है। भगवान राम की हम पूजा करते हैं। इसमें एक्रोनिम बनाया गया है, रोजगार का र, आजीविका का अ, मिशन का म। भगवान राम का ये अपमान बिल्कुल मत करिए। भगवान राम में करोड़ों लोग आस्था रखते हैं। जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। आप देखिएगा आने वाले दिनों में लोग सड़कों पर उतरेंगे। जिस तरह से हक छीना गया है, लोग इस पर जरूर विरोध प्रकट करेंगे। संसद से सड़क तक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। 3 काले कानून के खिलाफ लड़ी थी, नाक रगड़ के मोदी जी को वापस लेने पड़े थे, वही इसके साथ भी होगा। आप देखते हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती हुकूमत की जानिब से अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर पेश की। वज़ीर आला ने इस मौके पर मुल्क रियासत की खुशहाली, अमन भाईचारे की तमन्ना की। रियासती वज़रा अजहरुद्दीन पुंगुलटी श्रीनिवास रेड्डी, हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली और नरेंद्र रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट बलराम नायक, अराकीन असम्बली के अलावा टिमरीज के वाइस चेयरमैन फ़हीम कुरैशी, तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन अफजल बियाबानी, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल और दीगर मुस्लिम अक़लियती कायदीन ने भी इस मौके पर शिरकत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने हफ्ते को पुराने शहर का दौरा किया। उन्होंने चार मीनार, लाड बाजार की सैर की और अपने सरकारी दौरे के दौरान मुख्तलिफ मसरूफियात के तहत हैदराबाद आए हैं। इतवार के दिन रविंद्र भारती ऑडिटोरियम में बूथ लेवल अफसरान से मुलाकात करके इंतखाबी अमल से मुतल्लिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में इंटरनेशनल इक्विटेबल ह्यूमन राइट्स सोशल काउंसिल की जानिब से इंडो इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड 2025 एंड ह्यूमन राइट्स वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में रुकन असम्बली सतीश उपाध्याय, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर इमाम उमैर अहमद अलियासी, मारूफ इंसानी हकूक़ कारकुन पद्मश्री जितेंद्र सिंह, शैंटी जी, मुनसिफ टीवी से खुर्शीद रब्बानी, बीजेपी अक़लियती शोबे के सबक़ कौमी नायब सदर अलहाज मोहम्मद इरफान अहमद दीगर ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। जबकि काउंसिल के कौमी सदर संजय सिन्हा ने इस्तक़बालिया कलिमात में मेहमानों का इस्तकबाल किया और अपनी काउंसिल की जानिब से मुनक़्क़िद किए जाने वाले समाजी व फलाही कामों से वाकिफ़ कराया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद मालवीय नगर के रुकन असेंबली सतीश उपाध्याय सर क्या कहना चाहेंगे? आज आपको भी अवार्ड से सम्मानित किया गया और दीगर लोग थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल की तरफ से, सोशल काउंसिल की तरफ से अवार्ड सेरेमनी रखी गई है। निश्चित रूप से अवार्ड जब लोगों को मिलते हैं तो जिन्होंने समाज के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उपलब्धियां हासिल की हैं और समाज के लिए कुछ उन्होंने अपना त्याग किया है, समाज के समरसता के लिए काम कर रहे हैं, तो दूसरे लोगों को इससे प्रेरणा मिलती है। और ये इनका 3rd एडिशन है। ये अच्छी बात है कि हम समाज में अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले लोगों को ये अवार्ड दे रहे हैं, तो अच्छा लगा यहाँ। जी, हम पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में हम वर्कशॉप कर रहे हैं, लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज़ ह्यूमन राइट्स। आप अपने अधिकारों को पहचानो। जब तक आप अपने अधिकारों को पहचान नहीं पाओगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपके जो हक हैं, हुकूक हैं, उनको तो पहचानिए, उनके बारे में बातें कीजिए, उनकी मांग कीजिए, डिमांड्स कीजिए, लेकिन लोगों को ये पता नहीं। इसी वजह से हम लोग हर जगह
हर जगह, हर राज्य में, हर देश में जाके वहाँ पे लोगों को ये बता रहे हैं कि व्हाट इज़ ह्यूमन राइट्स, आप अपने अधिकारों को पहचानो। वैश्विक स्तर पर या हमारी हिंदुस्तान में भी हर जगह, हर राज्यों में हम जा रहे हैं। और इसी के बीच हम इंडो इंटरनेशनल आइकन अवार्ड का एहतमाम कर रहे हैं, करते हैं। ये सीज़न 3 है हमारा। सीज़न 3 में हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ लोगों को अवेयर किया जा सके। देख रहे हैं, आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने अवेयर किया ह्यूमन राइट्स पे लोगों को। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे संजय सिन्हा, कैमरामैन बलवंत सिंह के साथ मोहम्मद गुफरान आफरीदी, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में क्या खुदा मौजूद है के उन्वान से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मारूफ इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती शमाइल नदवी ने मुंसिफ टीवी से खुसूसी बातचीत करते हुए मजहब इस्लाम और अल्लाह की वहदानियत के सिलसिले में गुफ्तगू की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है मारूफ इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती शमाइल नदवी साहब। सर, आज प्रोग्राम था कि खुदा के वजूद के एतबार से, मतलब खुदा का वजूद किस तरह से, आप उसको किस तरह से पेश करी, क्योंकि जावेद अख्तर एक बड़े एथिक हैं, उस पर आपने किस तरह से जवाब दिया? देखें किस तरीके से जवाब दिया, वो तो लाइव में मौजूद है, वीडियो भी मौजूद है। ओवरऑल जो है हमने ये बताया कि गॉड को जानने का जो तरीका है, यानी सिर्फ एग्जिस्टेंस को अगर हमें जानना है तो ये हम लॉजिकली अक्ल के जरिए जान सकते हैं। गॉड एग्जिस्ट करता है। अब कौन से मजहब का, कौन से इसका, ये सब बात की बात है। सारी बातें रिलीजन के ताल्लुक से वो करने लगे, रिलीजन में ऐसा है वैसा है, ये चला गया वो चला गया। दिस वाज नॉट आवर टॉपिक। हमारा टॉपिक है कि गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, कौन सा रिलीजन सही है कौन सा गलत है, ये तो बात की चीज है ना। तो गॉड के एग्जिस्टेंस को तो हम अपने अकल से जान सकते हैं, जो मैंने आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्टिजेंसी दी, और भी आर्ग्यूमेंट्स में लेकर आया था, लेकिन टाइम नहीं था और चूंकि थोड़ा सा उन्होंने जो है टॉपिक को डाइवर्ट कर दिया तो इसलिए नहीं दे पाए। आपको क्या लगता है कि दोबारा इस पर बहस होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, इस पर क्या? देखें, पीसफुल एकेडमिक माहौल में हर मसले पे डिबेट होनी चाहिए, पीसफुल एकेडमिक माहौल में, बगैर किसी वायलेंस के। भाई मेरा एक नज़रिया है, वर्ल्ड व्यू है, आपका एक वर्ल्ड व्यू हो सकता है, हमारे दरमियान इख्तिलाफ हो, तो बैठे हैं, चाय पीते हैं, बात करते हैं, क्या हर्ज है। मुफ्ती साहब, मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या आप मानते हैं कि जिस तरह की फर्स्ट मुस्लिम थे, यानी आपने उनको चैलेंज किया था जावेद अख्तर साहब को कि एक बड़े वो हैं, तो आप मानते हैं कि ऐसा पहला शख्स था जो आपने उनको चैलेंज किया था और आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, फिर आगे आप इस तरह की डिबेट चाहेंगे? मैं पहला शख्स था या नहीं था ये मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता है किसी ने किया हो, और इस्लामिक स्कॉलर्स में भी मुझे नहीं पता किसी ने किया है नहीं किया, तो आई डोंट नो। जी, करंट सिनेरियो में क्या ऐसी बहस से मुसलमानों को कुछ हौसला मिलता है? नहीं, कहीं ना कहीं मुसलमान जो है मतलब पस्ती का शिकार है, या मुसलमान डाइवर्ट हो रहा है, उनका जहन जो डाइवर्ट हो रहा है, क्या ऐसे डिबेट की जरूरत है? हमारे नज़दीक सबसे अहम चीज़ बिलीफ है, फिर जितना दुनिया की चीज़ें हैं उसकी भी अहमियत है कि आप एजुकेशन में आगे बढ़ें, आप डेवलपमेंट में आगे बढ़ें, आप साइंस में आगे बढ़ें, हर चीज़ में बढ़ें, सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ एक मुसलमान के लिए बिलीफ है। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि तमाम मजहब वालों के लिए यही होना चाहिए कि पहले भाई अपने बिलीफ को इम्पोर्टेंस दो। तो जाहिर है बिलीफ को दूसरे चीज़ों पे प्रेफरेंस हासिल होगी और इस पर डिस्कशन होना चाहिए। अगर कोई उस बिलीफ से हट रहा है जो सही बिलीफ है तो जाहिर है वो अपना नुकसान करेगा, तो वो भी मेरे भाई हैं, हमें उनको। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानब से खातून डॉक्टर का मुबैना तौर पर नकाब हटाने के वाक़े के खिलाफ पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट चौक पर एहतजाज किया गया। इस एहतजाज की क़यादत मिठिया महल हल्के के रुकन असम्बली हाजी आल मोहम्मद इकबाल ने की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने हुकूमत बिहार पर मजहबी आज़ादी में मदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने मुतालबा किया कि खातून डॉक्टर के साथ इंसाफ किया जाए और हिजाब पहनने के आइनी हक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। जबकि इस मौके पर हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब दिल्ली पुलिस ने नज़्म व नस्क़ की बरकरारी के मामले को लेकर एहतजाज की क़यादत करने वाले रुकन असम्बली आल मोहम्मद इकबाल को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि ये कदम अमन व अमान कायम रखने के लिए उठाया गया। दिल्ली की एक अदालत ने शुमाल मशरक़ी दिल्ली फसादात 2020 के दौरान आतिशज़नी और हंगामाराई के इल्ज़ामात में गिरफ्तार 5 अफराद को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने मामले की तफ्तीश मशीनी अंदाज में की और मुलजिमों को झूठे तौर पर फंसाया, जाहिर करने की कोशिश की कि केस हल कर लिया गया। अदालत के इस तबसरे ने दिल्ली पुलिस के कामकाज पर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया। कड़कड़डुमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह ने अपने फैसले में कहा कि इस्तिगासा मुलजमान के खिलाफ इल्ज़ामात को किसी भी माकूल शख्स से बालातर साबित करने में नाकाम रहा, इसलिए उनको बाइज़्ज़त बरी किया जाता है। बरी किए गए मुलजमान मोहम्मद खालिद और तनवीर उर्फ गुल्लू के मुकदमात की पैरवी सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत पर एडवोकेट सलीम मलिक कर रहे थे।
बांग्लादेश में अक़लियतों पर मुबैना हमलों में समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली अबू आसिम आज़मी ने कहा कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, अगर कोई किसी के साथ कुछ गलत करता है तो उसे सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जहां भी हो, जिसके साथ भी हो, हमें उसकी मजम्मत करनी चाहिए। उन्होंने बिहार के वज़ीर आला की जानिब से खातून का हिजाब उतारने की कोशिश करने की वायरल वीडियो पर रद्दअमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। मुसलमान किसी इंसान के साथ किसी ने गलत किया, उसको सख्त सजा मिलना चाहिए। इसमें धर्म देखने की कोई जरूरत नहीं। कहीं भी किसी के साथ ज्यादती हो, हमें उसकी निंदा करना चाहिए। लेकिन मेरे मुल्क में जो हो रहा है, पहले उसकी निंदा तो कर लूं। मैं जहां रहता हूं, मैं जो मेरा मुल्क है, जिसमें मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई में बड़ी कुर्बानियां दी हैं। बांग्लादेश के स्टूडेंट लीडर उस्मान हादी की तदफीन आज ढाका में अमल में आई। हादी को उनके अहल खाना की ख्वाहिश के मुताबिक ढाका यूनिवर्सिटी में कौमी शायर काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के करीब सुपुर्द खाक किया गया। हादी की मौत के बाद बांग्लादेश के मुख्तलिफ हिस्सों में कशीदगी और एहतजाज देखने में आया था। तहम आज सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के बाद सूरत हाल काबू में रही। उबूरी हुकूमत ने अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की थी और आवाम से तहम्मुल का मुजाहरा करने को कहा गया। हुकाम का कहना है कि हालात पर गहरी नज़र रखी जा रही है, जबकि सियासी माहौल बदस्तूर हसास है। आइंदा साल होने वाले T20 आलमी कप के लिए हिंदुस्तानी टीम का ऐलान किया गया। सूर्य कुमार यादव को टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया, जबकि शुभमन गिल को टीम में जगह नहीं मिली। मुंबई BCCI हेडक्वार्टर में चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की क़यादत में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के सेलेक्टर्स की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सूर्य कुमार यादव ने शिरकत की। गौर-व-ख़ौस के बाद 15 खिलाड़ियों के नामों पर मोहर लगाई गई। 15 रुकनी हिंदुस्तानी स्क्वाड में ईशान किशन को जगह दी गई। तकरीबन 2 सालों बाद 15 रुकनी हिंदुस्तानी टीम का हिस्सा बने हैं। साथ ही रिंकू सिंह को भी हिंदुस्तानी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। हिंदुस्तानी स्क्वाड में बेशतर उन्हीं खिलाड़ियों को मौका मिला जो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में खेलते नजर आए थे। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। आदाब।